हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल स्टैटिस्टिक्स फॉर ऑल। आज के इस वीडियो में हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का चैप्टर हमारा कंप्लीट कर लेंगे और आज के इस वीडियो में मैं आपको बचे हुए 3 सम कंप्लीट कराऊंगी, जिससे टोटल हमारे 5 सम्स कंप्लीट हो जाएंगे और आप ये चैप्टर के लिए एकदम अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो वीडियो है वो सेकेंड पार्ट वीडियो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार आप वो देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको बेसिक्स उसके फॉर्मूला समझाई है कि उसे कैसे यूज़ करना है। ठीक है, इस वीडियो में जो सम्स मैं आपको करवाऊँगी वो थोड़े टफ़ लेवल के होंगे। अगर आपको बेसिक वाले सम नहीं आए हुए रहेंगे तो आपको ये वाले सम भी नहीं आ पाएंगे समझ में। ओके, पार्ट के जो वीडियो है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ आपको, तो आप पहले वो जाके देख लीजिएगा। तो अब हम हमारा थर्ड नंबर वाला सम शुरू करते हैं। 6 cubical dice are thrown for 100 times. If 2 or 3 is regarded as success, find the probabilities of different number of success and their expected frequencies. Find mean and standard deviation of the observed frequency distribution and compare their values with theoretical values. यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि हमने 6 क्यूबिकल डाइस को थ्रो किया है 100 टाइम्स एंड फिर लिखा है कि इफ़ 2 और 3 इज़ रिगार्डेड एज सक्सेस फाइंड द प्रोबेबिलिटीज़ फॉर डिफरेंट नंबर ऑफ सक्सेस। यानी कि हमने अगर डाइस पे 2 आएगा या फिर 3 आएगा तो उसे हम सक्सेस मानेंगे। तो इसका मतलब फेलियर क्या हुआ? अगर 1 आया तो फेलियर, 4, 5, 6 इन तीनों में से कोई भी आया तो भी फेलियर होगा। सिर्फ 2 या 3 आएगा तो उसे ही हम सक्सेस मानेंगे। तब हमें जितनी बार भी सक्सेस मिली है ना, हमने 6 क्यूबिकल डाइस को हमने 100 टाइम्स थ्रो किया है, तो 100 में से हमें कितनी बार सक्सेस मिली है उसकी आपको यहाँ पे कॉलम दी हुई है। एक्स की कॉलम में देखो 0 से लेकर 6 तक, यानी कि हमें 0 सक्सेस भी मिली हो सकती है, या 1 या 2, 3 टाइम्स या 4 टाइम्स, 5 या फिर 6 टाइम्स तक हमें सक्सेस मिली है। और वो कितनी बार मिली है हमें, तो उसकी फ्रीक्वेंसीज दी हुई है, एफ़ की कॉलम दी हुई है उसके सामने। ओके, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमें जितने भी वैल्यूज़ दी हुई है हम वो सारी एक साथ लिख देते हैं। सबसे पहले तो हमें बोला है कि 6 क्यूबिकल डाइस को हमने 100 टाइम्स थ्रो किया है, तो हमें n लेना पड़ेगा। इस लाइन से हमें n मिलेगा। n हमारा होगा 6, क्योंकि 6 डाइस थे इसीलिए 100 नहीं लेना है, 6n लेना है। ठीक है, उसके बाद में हमें बोला है कि 2 और 3 इज़ रिगार्डेड एज सक्सेस, यानी कि 2 या फिर 3 आएगा तो हम उसे सक्सेस मानेंगे। ठीक है, तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी पड़ेगी ना, p की वैल्यू, स्मॉल p की वैल्यू। सक्सेस के लिए हम p लेते थे और फेलियर के लिए हम उसकी प्रोबेबिलिटी हम q लेते थे। ठीक है, तो p की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 2 और 3 को हमने सक्सेस माना है। अब डाइस पे एक एक नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, अगर 2 लेकर आना है तो उसकी भी 1/6 होगी। डाइस पे हर एक नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/6 1/6 1/6 ही होती है। तो यहाँ पर हमें 2 आएगा तो भी चलेगा, 3 आएगा तो भी चलेगा, यानी कि 2 की प्रोबेबिलिटी होगी 1/6, 3 की प्रोबेबिलिटी भी होगी 1/6। तो 1/6 और 1/6 को आप ऐड करोगे, और है ना बीच में 2 और 3 दोनों ही चलेंगे, तो और है इसीलिए हम दोनों को ऐड कर देंगे प्रोबेबिलिटीज़ को, तो उससे आ जाएगा p की वैल्यू 2/6 आ जाएगी। समझ आ रहा है? और इस 2/6 को हम 2 की टेबल से कट कर देंगे तो आ जाएगा 1/3। तो अब हमारे पास p की वैल्यू आ गई है। इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन में और कोई भी डेटा नहीं दिया हुआ है, लेकिन p की वैल्यू से हम q की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट के वीडियो में बताया था कि p और q का टोटल हमेशा 1 होता है। तो p अगर हमारा 1/3 है तो हम 1 - 1/3 करेंगे तो आएगा 2/3, ये q की वैल्यू होगी, यानी कि फेलियर की प्रोबेबिलिटी। फेलियर हमें कौन से नंबर लेना है, 1 आएगा तो फेलियर होगा, फिर डाइस पे 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा तो वो सभी फेलियर होंगे, तो उनकी प्रोबेबिलिटीज़ टोटल हो गई 2/3। ये तीनों वैल्यूज़ आपको बहुत अच्छे से लेनी है, क्योंकि अगर n, p और q यही आपने रॉन्ग ले लिया ना तो पूरा सम आपका रॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए मैंने आपको एकदम डिटेल में इसको समझाया है। ठीक है, तो अब हमारी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला क्या होती है, p ऑफ x की। p ऑफ x इज इक्वल टू NCx p⁻x q⁻n−x। तो अब यहाँ पर आपको x की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। देखो क्वेश्चन में फिर से हम पढ़ते हैं क्या क्या फाइंड करना है। पहली लाइन में लास्ट से मैं रीड कर रही हूँ, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ सक्सेस एंड देयर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। पहले तो हमें अलग अलग जितने भी नंबर ऑफ सक्सेस है ना, यानी कि जो x की कॉलम है वो है हमारे नंबर ऑफ सक्सेस। ठीक है, तो x की कॉलम में 0 से लेकर 6 तक वैल्यूज़ दी हुई हमें,
तो हमें 0 से लेकर 6 तक की भी की अलग अलग प्रोबेबिलिटीज़ हमें फाइंड करनी है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर पी ऑफ एक्स की एक कॉलम ही बना देते हैं हम, क्योंकि हमें सभी एक्स की जितनी भी वैल्यूज़ दी है ना, हमें सबके लिए ही अलग अलग पी ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम सीधा कॉलम में आंसर लिख देंगे कैलकुलेशन के बाद में, ठीक है। तो पी ऑफ एक्स की फॉर्मूला में सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू 0 लेंगे। हमारा पहला एक्स 0 है, तो पी ऑफ 0 इज इक्वल टू 6 is 0, 1/3 रेज टू 0, 2/3 रेज टू 6 माइनस 0। अब इसका आंसर फ्रेंड्स मैं यहाँ डायरेक्टली लिख रही हूँ, क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको कहा था कि वहाँ पर मैंने आपको बेसिक्स में ये फॉर्मूला को कैसे सॉल्व करना है वो सिखाया था वहाँ पे। तो अब यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली आंसर लिख के बता रही हूँ, जिससे कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। इसका आंसर आ जाएगा 64/729। तो यहाँ पे हम 0 के सामने लिख देंगे 64/729। ऐसे ही पी ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। 6c1, 1/3 रेज टू 1, 2/3 रेज टू 6 माइनस 1। तो आंसर आ जाएगा 192/729। सो इसे भी कॉलम में लिख देंगे। फिर पी ऑफ 2 की वैल्यू 6c2, 1/3 रेज टू 2, 2/3 रेज टू 6 माइनस 2। तो इसका आंसर आएगा 240/729। इसे भी कॉलम में लिख देंगे। ऐसे ही हम एक एक करके पी ऑफ 3, पी ऑफ 4, पी ऑफ 5 और पी ऑफ 6 सभी की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे और इन सभी को हम कॉलम में लिख देंगे। ओके, तो ये आ गई पी ऑफ एक्स की कॉलम। अब इसका जो टोटल होगा ना फ्रेंड्स, पी ऑफ एक्स की कॉलम का, ये हमेशा 1 ही होगा, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 ही होती है, ठीक है। अब मैं ये जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ है ना, यहाँ पर वर्किंग जो भी हमने की उस सबको मिटा रही हूँ, क्योंकि हमने कॉलम तो बना ली है। अब हमें आगे की जो प्रोसेस करना है हम वो करेंगे। अब हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए भी बोला है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। इसके बाद में हमें मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करने के लिए बोला है फॉर दी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि ये जो एक्स और एफ की कॉलम दी है ना, ये ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो इसके लिए हमें मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करना है। वही आपको मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन की जो आपने 11th स्टैंडर्ड में फार्मूला सीखी हुई है ना, वो यहाँ पे यूज़ करके करनी है। और एक और बात, यहाँ पे हमें उनको कंपेयर करना है थियोरेटिकल वैल्यूज़ के साथ में। आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कंपेयर देयर वैल्यूज़ विद थियोरेटिकल वैल्यूज़, यानी कि थियोरी के हिसाब से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जो मीन की फॉर्मूला है ना, वो है NP। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट वाले वीडियो में बताया था कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के 2 पैरामीटर्स होते हैं, एक तो मीन होता है और दूसरा वेरियांस होता है। तो हम वो मीन और वेरियांस जो थियोरेटिकल जो फार्मूला है ना, हम वो भी यूज़ करके फाइंड करेंगे दोनों। और ये जो एक्स की और एफ़ की कॉलम यूज़ करके हमें मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन वो तब भी फाइंड करना है, यानी कि हम दोनों तरीके से मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। मीन की फार्मूला क्या होती है? सिग्मा fx अपॉन सिग्मा एफ। आई होप कि आपको ये फार्मूला लर्न होगी। अगर आपको नहीं भी याद है तो आपको इस चैप्टर के लिए सीखनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे fx की हमें एक कॉलम बनानी पड़ेगी। फार्मूला में fx है ना, तो हमें एक fx की कॉलम बनानी पड़ेगी, यानी कि आपको f और x की मल्टीप्लाई कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो पहला x हमारा 0 है और पहला f हमारा 7 है। सो 0 × 7 इज़ 0। उसके बाद 1 × 29 इज़ 29, 2 × 30 इज़ 60। उसके बाद में आप एक एक करके सारे फाइंड कर लेना। और इस कॉलम का हमें टोटल चाहिए, क्योंकि समेशन लिखा हुआ है ना, समेशन ऑफ fx। सो 211 अपॉन समेशन ऑफ f की कॉलम का टोटल 100 है। सो 211 डिवाइड बाई 100, तो आंसर आएगा 2.11। ऐसे ही अब हम स्टैंडर्ड डिविएशन भी फाइंड कर लेते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन की फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट ऑफ सिग्मा fx स्क्वायर अपॉन सिग्मा f माइनस सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f का होल स्क्वायर। तो अब ये फार्मूला के हिसाब से हमें fx स्क्वायर की भी एक कॉलम फाइंड करनी पड़ेगी स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए। सो fx स्क्वायर की कॉलम बनाएंगे हम। इसमें आपको ये जो आपने fx की कॉलम, अभी जो लास्ट कॉलम हमने फाइंड की थी ना fx, वो वाले कॉलम और जो x की कॉलम है, यानी कि ये जो 2 कॉलम है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास fx स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो पहला 0 × 0 इज़ 0, फिर 1 × 29 इज़ 29। अब ऐसे करके सारे फाइंड कर लेना। लास्ट में 6 × 6 इज़ 36 और इस कॉलम का टोटल आ जाएगा 607। तो हम फार्मूला में पुट करेंगे हमारी जितनी भी वैल्यूज़ है वो। पहला सिग्मा fx का स्क्वायर, यानी कि जो लास्ट कॉलम है उसका टोटल 607 अपॉन 100 माइनस
211 अपॉन 100 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करो। पहले पहला फ्रैक्शन हम सॉल्व करेंगे, 607 डिवाइड बाय 100 आ जाएगा 6.07। और फिर दूसरा फ्रैक्शन 211 डिवाइड बाय 100, जो आंसर आएगा फिर उसका स्क्वायर भी करना है, तो स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4.45। अब इन दोनों को माइनस करके इसका आंसर रूट कर देना, तो आ जाएगा 1.27। तो अभी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है ना 1.27, ये मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रही हूँ। और ये जो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यूज़ आई ना, वो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से आई है, यानी कि थियोरेटिकल वैल्यूज़ नहीं है, ये हमने खुद फाइंड की है ना। इसीलिए ये दोनों वैल्यूज़ हमारी फ्रॉम ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी हम ऐसे हेडिंग करेंगे, ठीक है। इसके बाद में हमें थियोरेटिकल वैल्यूज़ भी फाइंड करनी है ना, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो मीन की फॉर्मूला क्या होती है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए? मीन की फॉर्मूला होगी NP, यानी कि N × P। हमारे पास दोनों ही हैं, N हमारा 6 है और P हमारा 1/3 है। सो 6 × 1/3 इज़ 2। ऐसे ही हम स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूला क्या है, देखो मैंने आपको बताया था वेरिएंस की फॉर्मूला NPQ होती है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है ना, वो वेरिएंस का रूट होता है। सो रूट ऑफ NPQ, इसे हम सॉल्व करेंगे 6 × 1/3 × 2/3 और पूरा रूट में इसका आंसर फाइंड कर लेंगे। लास्ट में रूट करना, फिर आएगा आंसर 1.15। बस एक लास्ट चीज़ और बाकी है, हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करनी है, ठीक है। अब ये लास्ट इसमें है स्टेप। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन में हमें जो एक्स और एफ़ की पहले से कॉलम दी हुई थी, इसमें से जो एफ़ की कॉलम है ना, वो हमारी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है। यानी कि जब हमने एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट किया था तब फ्रीक्वेंसी, यानी कि 0 टाइम सक्सेस हमें 7 बार मिला था, फिर 1 टाइम सक्सेस हमें 29 टाइम्स मिला था। इस तरह से ये ऑब्जर्व एक्चुअल फ्रीक्वेंसीज है। ऑब्जर्व की जगह पे आप एक्चुअल वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन इन सब की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या थी, यानी कि कितनी फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए थी। 0 के लिए कितनी फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए थी, 1 के लिए कितनी आनी चाहिए थी, 2 के लिए कितनी आनी चाहिए थी, अब हम वो फाइंड करेंगे। सो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की फॉर्मूला क्या होगी, पहले तो हम इसे FE लिखेंगे क्योंकि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है। उसकी फॉर्मूला क्या होगी, N × P(x). तो ये कैपिटल N है। अब यहाँ पे स्मॉल n हमने लिया था, ऊपर 6 था, वो आपको नहीं लेना है। जो 100 टाइम्स दिया ना क्वेश्चन में लिखा है ना कि 6 क्यूबिकल डाइज आर थ्रोन फॉर 100 टाइम्स, तो वो 100 हमारा कैपिटल N होगा। सो N × P(x), हमने ऑलरेडी कॉलम फाइंड कर लिए P(x) की। तो P(x) के सभी नंबर्स को आप सिर्फ 100 के साथ मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट क्या है 64, फर्स्ट P(x) क्या है 64 डिवाइड बाई 729, मल्टीप्लाई 100 करोगे तो आएगा 8.78। मैं सीधा डिवाइड करने के बाद ही कर रही हूँ, मैं वापस से फ्रैक्शन में नहीं लिख रही हूँ इसे, ठीक है। ये सीधा मैं डेसिमल में ही लिख रही हूँ आंसर। उसके बाद में सेकेंड 192 डिवाइड बाई 729 मल्टीप्लाई 100 इज़ 26.34। फिर थर्ड वाला 100 × 240 डिवाइड बाई 729 तो आएगा 32.92। फिर 160 डिवाइड बाई 729 मल्टीप्लाई 100 इज़ 21.95। ऐसे ही आप सबको 100 से सिर्फ मल्टीप्लाई करना है आपको, तो आ जाएगा सबका आंसर। तो ये आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की भी एक कॉलम बन गई है। तो ये सब हमारा फाइनली अब यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। मुझे पता है कि ये सम लेंदी है, लेकिन एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से इम्पॉर्टेंट भी है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीज़ें पूछी थी, तो एग्ज़ाम में हो सकता है कि आपको सारी चीज़ें एक साथ पूछ ले, या फिर आपको इंडिविजुअली इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इसीलिए मैंने एक ही सम में आपको सब कुछ करवाया है। अब इसके जो बाद हम 2 सम करेंगे ना, वो शॉर्ट सम्स है, लेकिन वो एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़े, ठीक है। तो आप उसे भी देखिए और फिर आपको ये चैप्टर आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। तो हमारा 4th सम क्या लिखा है, फॉर अ बाइनोमियल वेरिएट n = 10 एंड P(x) = 5 इज इक्वल टू 2 × P(x) = 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। अब देखो ये क्वेश्चन में यहाँ पे सिर्फ n की वैल्यू हमें दी हुई है। सबसे पहले तो मैं आपको प्रोबेबिलिटी की वो फॉर्मूला लिख देते हैं हम, P(x) = NCx P(x) Q(n−x). अब यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ आपको n की वैल्यू दी हुई है 10, P की वैल्यू भी कुछ नहीं दी हुई है। P की वैल्यू हमें फाइंड ही करनी है, बोला है लास्ट में फाइंड द वैल्यू ऑफ P। P की भी कुछ नहीं दी हुई है, Q की भी वैल्यू नहीं दी हुई है, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन दी है दैट P(5) = 2 × P(4).
है ना। ये इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके ही अब हमें हमारा पी फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, पी ऑफ 5, इसकी वैल्यू हमारी 5 लेनी है हमें। तो पी ऑफ 5 को हम कैसे लिखेंगे, हमारी 5 पी रेस टू 5 हो जाएगा, क्यू रेस टू 10-5 हो जाएगा। इसी तरह से राइट हैंड साइड में हमें पी ऑफ 4 दिया हुआ है, तो ऐसे ही हम पी ऑफ 4 की भी वैल्यू लिखेंगे, 10c4 पी रेस टू 4 क्यू रेस टू 10-4। तो बस अब इनको आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इनको आप पुट कर दो। पी ऑफ 5 की जगह पे हम लिखेंगे 10c5 पी रेस टू 5, क्यू रेस टू वो 10-5 की जगह पे सिर्फ 5 हो जाएगा, तो क्यू रेस टू 5 आ जाएगा। ऐसे ही राइट हैंड साइड पे 2 मल्टीप्लाई करके हैं, वो भी लिखना है। सो 2 मल्टीप्लाई बाई 10c4 पी रेस टू 4 एंड क्यू रेस टू 6 हो जाएगा। वहाँ पे 10-4 लिखा था तो 6 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 10c5 की वैल्यू हो जाएगी 252, आप इसे सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 252 पी रेस टू 5 क्यू रेस टू 5। और राइट हैंड साइड पे 10c4 की वैल्यू आएगी 210, और उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, मल्टीप्लाई 2 भी है साथ में, तो 420 हो जाएगा। सो 420 पी रेस टू 4 क्यू रेस टू 6। तो अब इसके बाद में मैं 252 को उधर राइट हैंड साइड पे डिवाइड में भेज रही हूँ 420 के, और जो राइट हैंड साइड में P4 और क्यू रेस टू 6 दिया हुआ है ना, उसे मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ रही हूँ डिवाइड में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P रेस टू 5 क्यू रेस टू 5 न्यूमरेटर में, और अपॉन में P रेस टू 4 क्यू रेस टू 6। ठीक है, मैं उधर वाले को यहाँ डिवाइड में लेकर आ गई, वहाँ मल्टीप्लाई था तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, और इधर 420 डिवाइड बाई 252 हो जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ पर देखो, ऊपर P रेस टू 5 है और नीचे P रेस टू 4 है, और ऊपर Q रेस टू 5 और नीचे Q रेस टू 6 है। अभी हम इन सभी वैल्यूज़ को कट करके एक फाइनल लिखेंगे। जैसे कि P रेस टू 5 है, यानी कि क्या P को हमने 5 बार मल्टीप्लाई किया है। उसके बाद Q रेस टू भी 5 है, यानी कि Q को भी हमने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, तो न्यूमरेटर हो गया। और डिनोमिनेटर में P रेस टू 4 है, यानी कि P को 4 बार किया है और Q को 6 बार मल्टीप्लाई किया है। तो ऊपर नीचे वाले 4P और ऊपर वाले 4P कट हो जाएंगे, तो सिर्फ एक ही P बचेगा ऊपर, और ऊपर वाले 5Q और नीचे वाले भी 5Q कट हो जाएंगे, तो नीचे एक Q बचेगा और ऊपर एक P बचेगा। तो हम डायरेक्टली यह लिखेंगे P अपॉन Q। यहाँ पे सारी वैल्यूज़ कट करने के बाद मैं लिख रही हूँ P अपॉन Q, और यहाँ पर कट होने के बाद आ जाएगा 420 और 252 को हम कट करेंगे तो लास्ट में आएगा 5/3। अब इसके बाद में ध्यान से देखना, यहाँ पे जो न्यूमरेटर में P है ना, लेफ्ट हैंड साइड पे न्यूमरेटर में हमने P लिखा है, तो वो न्यूमरेटर में है यहाँ पे, यानी कि राइट हैंड साइड पे मैं इसको भेज के डिनोमिनेटर में P डाल दूँगी। राइट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर में 3 है, तो 3 के साथ मैं P को मल्टीप्लाई कर दूँगी, 3P कर दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, P की जगह पे सिर्फ 1 लिखूँगी, तो 1/Q, और इधर हो जाएगा 5/3P। ठीक है, अब इन दोनों ही इक्वेशन को, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड वाले इक्वेशन को और राइट हैंड साइड वाले इक्वेशन को हम इन्वर्स कर देंगे। देखो यहाँ पर 1/Q है, तो हम 1 को न्यूमरेटर में भेज देंगे और Q को ऊपर लेकर आ जाएंगे न्यूमरेटर में, और 1 को डिनोमिनेटर में भेज देंगे, तो हो जाएगा सिर्फ Q। और इधर भी हम 5/3P की जगह पे 3P/5 उल्टा कर देंगे। ठीक है, आप उल्टा कर रहे हो तो दोनों के साइड आपको इन्वर्स करना है, एक साइड पे करोगे तो नहीं चलेगा। ओके, तो यहाँ पे आपको एक क्या मिल गया, Q की वैल्यू मिल गई, Q = 3P/5। हमें एक चीज़ यहाँ पर मिल गई। अब हमें पता है कि P और Q अगर हम दोनों का प्लस कर देंगे ना, तो वो आंसर 1 आता है। P + Q हमेशा 1 होता है, और हमें Q का एक इक्वेशन मिल गया है 3P/5, है ना। तो अब हम ये वाली इक्वेशन की जगह पे क्या लिखेंगे, P का तो हम P ही लिख देंगे, Q की जगह पे हम 3P/5 लिख देंगे, क्योंकि अभी हमने सॉल्व किया था तो आया था हमारा Q = 3P/5। सो P + 3P/5 = 1, राइट है। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो आएगा, आप एलसीएम लेके हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5P + 3P/5 = 1। तो अब यहाँ पे 5 डिवाइड में है, तो राइट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 5P + 3P करेंगे तो 8P हो जाएगा। सो 8P = यहाँ पे 1 × 5 5 हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली लिखा है। और इसके बाद में 8 यहाँ पे P के साथ मल्टीप्लाई में है ना, यानी कि उधर जाके डिवाइड हो जाएगा राइट हैंड साइड जाके। सो P = 5 / 8 हो जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे P की वैल्यू आ गई है। हमें P की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो P की वैल्यू आ गई 5/8।
तो ये सम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको अभी तक जितना भी करवाया वो समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अब हम हमारा लास्ट सम सॉल्व करेंगे और वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं इसका क्वेश्चन। अ पर्सन टॉसेस 3 coins साइमल्टेनियसली। ही गेट्स ₹5 if 3 head appears, ₹3 if 2 heads appear, ₹2 if 1 head appear. He has a penalty of ₹10 if no head appears. Find the expected amount. अब ये क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ट्रिकी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में जो भी वैल्यूज़ दी हुई हम वो सारी एक साथ लिख देते हैं, फिर हम इस सम को सॉल्व करेंगे। पहले तो हमें बोला है कि हमने 3 कॉइन्स को साथ में टॉस किया है, यानी कि हमारा n जो है वो 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर हमने कॉइन्स टॉस किए है ना, तो कॉइन में तो सिर्फ 2 ही चीज़ें आ सकती है, हेड आएगा या फिर टेल आएगा। और हमें क्वेश्चन में बोला है कि ही गेट्स ₹5 if 3 heads appear, ₹3 if 2 heads appear, ₹2 if 1 heads appear, यानी कि हेड अगर आएगा तो उसको पैसे मिलने वाले हैं। तो हम हेड को सक्सेस मान के चलते हैं। ठीक है, और हेड की प्रोबेबिलिटी हाफ होती है कॉइन में, हमें पता ही है। तो पी हमारा हाफ हो जाएगा और पी हाफ है तो क्यू भी हाफ हो जाएगा। ओके, और हमारी प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला भी लिख देते हैं। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू NC(x), P(x), Q(n-x). और अब यहाँ पे हम कॉलम बनाएंगे फ्रेंड्स। देखो मैं आपको कैसे कैसे कॉलम बनाना है। सबसे पहले हम यहाँ पे हेड को सक्सेस मान के चल रहे हैं ना, और हमने 3 कॉइन्स को टॉस किया है, यानी कि हेड जो होगा ना हमारा, सक्सेस जो नंबर्स होंगे ना हमारे, वो 0 से लेकर 3 तक होंगे। 1 2 3 नहीं होते हैं। अगर n 3 है ना तो आपको 0 से लेकर 3 तक लेना पड़ता है। ये चीज़ याद रखना, आपको 0 से स्टार्ट करनी है, 1 से स्टार्ट नहीं करना है। सो हेड की कॉलम बनाएंगे 0 1 2 3। इसके बाद में आपको अमाउंट की कॉलम बनानी है। अमाउंट को हम यहाँ पे x लेंगे। ठीक है, इसको आप x नाम देना। अब क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, ही गेट्स ₹5 if 3 heads appear। अगर 3 हेड आते हैं तो उसको 5 रुपये मिलेंगे। तो हेड की कॉलम में हमने जहाँ पे 3 लिखा है ना लास्ट में, 3 के सामने हम 5 लिख देंगे, यानी कि अमाउंट 5 मिल रही है 3 हेड्स के लिए। उसके बाद में ₹3 if 2 heads appear। अगर 2 हेड आते हैं तो हमें 3 के सामने हम ₹2 लिख देंगे। और फिर बोला है कि ही हैज़ अ पेनल्टी ऑफ ₹10 if no heads appear। अगर एक भी हेड नहीं आया, यानी कि 0 टाइम्स हेड आया, तो उसको 10 रुपये की पेनल्टी लग रही है। तो यहाँ पे 10 जो है ना वो आपको माइनस में लिखना है, क्योंकि ये पेनल्टी है, उसको कुछ मिल नहीं रहा है, उल्टा उसको पेनल्टी देनी पड़ रही है ना, तो हम -10 लिखेंगे। ओके, तो हेड और अमाउंट की कॉलम बन गई। अब हमें प्रोबेबिलिटी की एक कॉलम बनानी है, क्योंकि हमें लास्ट में बोला है कि एक्सपेक्टेड अमाउंट हमें फाइंड करनी है। एक्सपेक्टेड अमाउंट कैसे आएगी वो मैं आपको अभी बताऊँगी। पहले हम प्रोबेबिलिटी की कॉलम बना लेते हैं P ऑफ x की। सो यहाँ पे हेड क्या है, 0 से लेकर 3 तक है ना, तो हमें सभी 0 के लिए भी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, 1 के लिए भी करेंगे, 2 के लिए भी करेंगे, 3 के लिए भी करेंगे। सो सबसे पहले P ऑफ 0 इज इक्वल टू 3 से 0, हाफ रेस टू 0, हाफ रेस टू 3 - 0। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/8। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0 के सामने 1/8। फिर P ऑफ 1, 3C1, हाफ रेस टू 1, हाफ रेस टू 3 - 1। तो आंसर आएगा 3/8। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3/8। फिर ऐसे ही P ऑफ 2 और 3 भी फाइंड कर लेंगे और यहाँ पे कॉलम में लिख देंगे, और इसका कॉलम का टोटल भी 1 ही आएगा। मैंने आपको बताया था टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। अब एक्सपेक्टेड अमाउंट के लिए फ्रेंड्स, अभी जो इस वीडियो में जो हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, 3rd नंबर वाला, वहाँ पे हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड की थी। तो उसमें हम क्या करते थे, कैपिटल N मल्टीप्लाई बाय P ऑफ x करते थे, है ना। यहाँ पर आपको एक्सपेक्टेड अमाउंट के लिए x मल्टीप्लाइड बाय P ऑफ x करना है। x हमने क्या लिया था, अमाउंट वाली कॉलम, और P ऑफ x वाली कॉलम, यानी कि 2nd और 3rd वाली कॉलम को आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे इस कॉलम में लिखना है। ओके, सो -10 मल्टीप्लाइड बाय 1/8 आ जाएगा -10/8। फिर 2 × 3 डिवाइड बाई 8 इज़ 6/8। 3 × 3 इज़ 9 एंड 9/8 हो जाएगा। फिर 5/8 हो जाएगा। और अब लास्ट में हम इस कॉलम का टोटल फाइंड कर लेंगे, तो आएगा 10/8। ठीक है, अब फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड अमाउंट की फॉर्मूला क्या होती है। एक्सपेक्टेड अमाउंट हम E ऑफ x लिखेंगे। इसकी फॉर्मूला है समेशन ऑफ x मल्टीप्लाई P ऑफ x। देखो समेशन ऑफ x मल्टीप्लाई P ऑफ x, यानी कि जो हमने लास्ट कॉलम बनाई है ना, x मल्टीप्लाई P ऑफ x, इस पूरी कॉलम का जो टोटल आया है हमारा 10/8, वही हमारी एक्सपेक्टेड अमाउंट है।
तो आ जाएगा आंसर 10/8। इसे आप पॉइंट में लिखोगे तो आएगा ₹1.25। यानी कि वो एक्सपेक्ट कितनी कर रहा है, 1.25 रुपीज़ वो एक्सपेक्ट कर रहा है। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आते हैं। तो अब आप ये चैप्टर के लिए फुली प्रिपेयर हो चुके हो। आपको अपनी टेक्स्ट बुक में जो सम्स दिए हुए उनकी भी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़